Hello everyone, welcome to Guru Academy. I'm Gurjeet Kaur and now I'm here with a new topic that is Adolf Hitler's foreign policy and entrance in the World War II. This is episode 4 of Hitler's History. आज हम पढ़ेंगे हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति उसकी प्रसिद्ध पुस्तक और प्रसिद्ध बुक मैन कैम्प में दिए गए विचारों के ऊपर आधारित थी। वह एक सच्चे देशभक्त की तरह जर्मनी को 1914 से लेके 18 के महायुद्ध के पश्चात पहले जैसी शक्तिशाली अवस्था में लाने का इच्छुक था। 1919 में वर्साई की संधि के अनुसार निश्चित किए गए जर्मन की सीमाओं से वह संतुष्ट नहीं था। वह जर्मनी का और ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहता था। उसका मानना था कि देशों की जो सरहदें हैं या बॉर्डर्स हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं और मनुष्य जब इसको चाहे बदल सकता है। Frontiers of states are made by man and man can alter them. So हिटलर की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि वह वर्साई की संधि के द्वारा स्थापित किए गए व्यवस्था को भंग करना चाहता था। दूसरा, जर्मनी के ऊपर लगी हुई युद्ध के लिए जिम्मेवारी के दोष को जर्मनी को मुक्त करना चाहता था। जर्मनी का शस्त्रीकरण करना चाहता था। देखो, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण हम दो वर्ड पढ़ेंगे। शस्त्रीकरण का मतलब है कि जर्मनी में जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, उसको बढ़ाना। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि हथियारों डिसआर्मामेंट मतलब कि हथियारों को नहीं बढ़ाना। तो वो जर्मनी में और ज्यादा हथियार लाना चाहता था और सैनिक पक्ष से यूरोपीय देशों के बराबर लाना चाहता था जर्मनी को। फोर्थ, जर्मनी का विस्तार करना चाहता था और हर जगह पर, हर प्लेस पर जर्मनी लोगों को जर्मन में लाना चाहता था। पहले महायुद्ध के पश्चात जो जर्मन से जो भी उसके एरियाज ले लिए गए थे उसको वापस जर्मन में ऐड करना चाहता था। तो ये तो हो गए उसके उद्देश्य कि किन उद्देश्यों को लेकर उसने अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया था। अब कैसे करके उसने इसको प्रैक्टिकली फॉलो किया ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है बॉयकॉट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट एंड विथड्रॉल फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस के प्रयत्न के पश्चात फरवरी 1932 में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ जो कि डिसआर्मामेंट से रिलेटेड था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिसआर्मामेंट मतलब कि हमने देश जो है वो हथियार इकट्ठे करने की जो होड़ है उसको खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें अलग अलग देशों के लोग जो है कितनी सेना रखेंगे, कितना खर्च किया जाएगा, इसके बारे में निश्चित करना था। अब इसमें दो देश जो हैं वो इस संधि को या इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो थे फ्रांस और जर्मनी। अब अक्टूबर 1933 में हिटलर ने जिनेवा सम्मेलन में जर्मन अधिकारियों को वापस बुला लिया और ये ऐलान कर दिया कि जब तक बाकी देश जो हैं वो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते हैं, तब तक जर्मनी भी इसको नहीं मानेगा। और इससे संबंधित राष्ट्र संघ की मित्र देशों का भी, राष्ट्र संघ ने भी मित्र देशों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। इसका भी हिटलर ने बहुत विरोध किया और साथ ही साथ उसने लीग ऑफ नेशंस से जो है जर्मनी का एक तरह से रेजिग्नेशन भेज दिया कि जर्मनी अब इसका पार्ट नहीं है। इससे जो पश्चिमी देशों को शांत करने के लिए एक और ऐलान उसने कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए जर्मनी शक्ति की उपयोग नहीं करेगा और जर्मनी किसी भी देश के साथ युद्ध ना करने का समझौता करने के लिए तैयार है। जर्मनी के असहयोग के कारण निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जिससे कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो शुरू होती है। सेकेंड पॉइंट है नॉन एग्रेशन पैक्ट विद पोलैंड।
अब 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ हमला न करने का एक समझौता कर लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य एम क्या था कि पोलैंड को फ्रांस से दूर रखना। इसके साथ ही हिटलर पश्चिमी देशों को जर्मनी की शांति की नीति के बारे में पूरा विश्वास दिलाना चाहता था। जनवरी 1934 में इस समझौते के साथ जर्मनी ने पोलैंड के साथ जर्मन की सीमा को 10 वर्षों के लिए एक्सेप्ट कर लिया और पोलैंड के ऊपर हमला न करने का प्रॉमिस किया। इस समझौते के साथ पोलैंड तो सुरक्षित हो गया, पर उसकी फ्रांस के ऊपर निर्भरता बिल्कुल खत्म हो गई और पोलैंड जर्मन के बहुत नजदीक आना शुरू हो गया। इसके बारे में एक इतिहासकार हेज कहते हैं कि ये समझौता जर्मनी के शस्त्रीकरण और ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार करने की योजना में बहुत सहायक सिद्ध हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, नॉन एग्रेशन पैक्ट विद पोलैंड। थर्ड वन इज फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू ऑक्युपाई ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार करने का एक असफल यत्न, मतलब सफल यत्न नहीं था। अब 1934 ही पोलैंड का पढ़ के हटे हैं, तो 1934 में ही इसने ऑस्ट्रिया की सरकार से नाजी दल की शक्ति का दमन करना शुरू कर दिया। हजारों की गिनती में ऑस्ट्रिया के नाजी जर्मनी वहां से भाग गए। हिटलर ने इन नाजियों की उनको संगठित करके 25 जुलाई 1934 को ऑस्ट्रिया में विद्रोह करवा दिया। जल्द ही ये विद्रोह गंभीर रूप धारण कर गया और विद्रोहियों ने ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री डॉल्फस की मर्डर कर दिया, पर ऑस्ट्रिया की फौजों ने सख्ती से इस विद्रोह को कुचल दिया। हिटलर ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार करने की योजना बनाने लगा, पर इस समय इटली के मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए अपनी सेनाएं ऑस्ट्रिया की सीमा की तरफ भेज दी और साथ ही ये चेतावनी भी दे दी, अगर हिटलर ने ऑस्ट्रिया को प्राप्त करने का यत्न किया तो इटली इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने भी इटली का समर्थन किया। तो हिटलर इन देशों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, कि उसको पता था अगर मैं ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार करता हूं तो फ्री में मुझे इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया के साथ प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, वो युद्ध के रूप में भी हो सकती है। तो उसने ये नतीजा निकाला कि इट्स बेटर कि ऑस्ट्रिया के ऊपर अभी अधिकार ना किया जाए। फोर्थ वन इज रिकवरी ऑफ सार, सार की दोबारा प्राप्ति। अब वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी का सार प्रदेश, जहां पर बहुत सारे कोयले के भंडार थे, 15 इयर्स के लिए राष्ट्रसंघ की सुरक्षा में चला गया था। 1935 में 15 इयर्स की ये शर्त पूरी हो गई थी, पर यह प्रदेश जर्मनी को वापस दिए जाने पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो जनवरी 1935 में इस प्रदेश को प्राप्त करने के लिए लोगों ने थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया और साथ में ही कहा जाने लगा कि ये इलाका जो है जर्मनी को वापस किया जाए। अब कहते हैं कि 1935 में इस प्रदेश के लोगों ने कहा कि ये वोटों के द्वारा अपना विचार बताएंगे कि ये इलाका फ्रांस को सौंपा जाए, राष्ट्रसंघ की सुरक्षा के अधीन रहने दिया जाए, या जर्मनी को दोबारा दे दिया जाए। इस मामले के ऊपर जब वोटिंग हुई तो 90% लोगों ने इस प्रदेश को जर्मनी में मिलाए जाने की मांग की। नतीजा 1 मार्च को सार प्रदेश जर्मनी को दोबारा से प्राप्त हो गया। तो ये एक तरह से हिटलर के लिए पॉजिटिव पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटी विद इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ संधि। 1935 में इंग्लैंड ने फ्रांस के, इटली और रूस के साथ समझौते को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होने लगी और जर्मनी की तरफ उसने अपनी मित्रता का रवैया अपना लिया, क्योंकि उसको लगता था कि इंग्लैंड को कि मैं अब अकेला हो गया हूं, फ्रांस और इटली इकट्ठे हो गए हैं। 18 जून को इंग्लैंड ने वर्साई की संधि की शर्तों को उल्लंघना करते हुए जर्मनी को अपनी जल सेना के 35% के बराबर शक्ति रखने की, जो मतलब कि जल सेना का 35% वो बढ़ा सकता है, ऐसा इंग्लैंड ने उसको जर्मनी को अलाउ कर दिया। ये समझौता हिटलर की कूटनीति की शानदार सफलता मानी जाती है और इसके नतीजे के रूप में जर्मन की सैनिक शक्ति में बहुत बढ़ोतरी हुई और उसके विरोधी गुट में मतभेद हो गए और इससे कलेक्टिव सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं
राइन प्रदेशों का पुनर्सैनिकीकरण, मिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड। मार्च 1936 में हिटलर ने वर्साई की संधि के साथ लोकार्नो समझौते की उल्लंघना करते हुए राइन प्रदेश में सेना भेज दी, जहां जर्मन सेना रखने या इसकी किलाबंदी करने की मनाही की गई थी। राष्ट्र संघ में हिटलर की इस कार्य की सख्त आलोचना की। फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की इच्छा प्रकट की, परंतु इंग्लैंड ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। इसलिए मित्र देशों की आपसी फूट के कारण जर्मनी विरोधी कोई कार्रवाई न की जा सकी। इसके साथ हिटलर का उत्साह और बढ़ गया और उसने और ज्यादा निडर होकर अपनी पश्चिमी सीमाओं के ऊपर किलाबंदी आरंभ कर दी, शस्त्रीकरण की गति तेज कर दी, मतलब आर्म्स और इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसके साथ बेल्जियम डर गया और उसने फ्रांस के साथ 1920 में किया गया सैनिक समझौता तोड़ दिया और निरपक्ष रहने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अक्टूबर 1936 में इटली ने जर्मनी के साथ समझौता किया, जिसको हम कहते हैं रोम बर्लिन एक्सेस या रोम बर्लिन धुरी। इस समझौते के अनुसार क्या था कि जर्मनी ने इथोपिया के ऊपर इटली का अधिकार एक्सेप्ट कर लिया और इटली ने ऑस्ट्रिया को अपना एक हिस्सा मान लिया था। 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान के बीच में एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट एक संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने यह फैसला किया कि वह रूस की संस्था कॉमिंटर्न की गतिविधियों की सूचना एक दूसरे को देते रहेंगी, रूस के साथ कोई राजनीतिक समझौता नहीं करेंगे और कॉमिंटर्न एजेंट्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1 साल में ही यानी कि नवंबर 1937 तक इटली भी इस समझौते में शामिल हो गया और इसके नतीजे के रूप में 3 देशों इटली, जर्मनी, जापान के बीच में समझौता रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल करना। तो पहले पढ़ के हटे हैं कि ऑस्ट्रिया को नहीं शामिल कर पाया, अब हम पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कैसे शामिल किया गया। तो मित्र देश यानी अलायंस की आपसी फूट और कमजोरी का लाभ उठाते हुए हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार स्थापित करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। हिटलर ने ऑस्ट्रिया में नाजियों के द्वारा बगावत करवा दी और जो कि असफल रही। इसके पश्चात उसने ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपने मंत्रिमंडल में एक नाजी मंत्री नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। अब जर्मनी का ऑस्ट्रिया के ऊपर प्रभुत्व कायम होना शुरू हो गया, पर हिटलर इसके साथ संतुष्ट ना हुआ। रोम बर्लिन एक्सेस के अनुसार मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मन के अधिकार को मान्यता दे दी और इससे उत्साहित होकर हिटलर ने मार्च 1938 में जर्मन सेनाएं ऑस्ट्रिया की तरफ भेज दी। 14 मार्च 1938 को हिटलर ने सफलतापूर्वक वियना में प्रवेश किया और उसके पश्चात जर्मन नाजियों की निगरानी के अधीन ऑस्ट्रिया में इलेक्शंस करवाएंगी और इसमें बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने के पश्चात ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लिया गया। ये हिटलर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सक्सेस थी और मित्र देशों की एक पॉलिटिकल लॉस था। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि ऑस्ट्रिया को उसने अधीन किया, अब पढ़ेंगे कि चेकोस्लोवाकिया को उसने कैसे अपने अधीन किया था। ऑस्ट्रिया के पश्चात चेकोस्लोवाकिया जर्मन साम्राज्यवाद का शिकार बनी। चेकोस्लोवाकिया के गणतंत्री राज्य की प्रमुख अंदरूनी समस्याएं, इसमें जो रहने वाले 37 लाख लोग थे असंतुष्ट थे, जर्मन लोग थे। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन जो कि असंतुष्ट थे उनको जो है अपनी लालसा की पूर्ति का साधन बनाया। अपनी लालसा की पूर्ति का साधन मतलब कि चेकोस्लोवाकिया को अपने अधीन करने के लिए इन लोगों को उकसाया। उसने अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा चेकोस्लोवाकिया की सरकार के ऊपर जर्मनों के ऊपर अत्याचार करने का दोष लगाना शुरू कर दिया। प्रेस द्वारा इस काम के कारण जल्द ही दोनों देशों में बहुत सारी टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई। चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जर्मन हमले की संभावना स्पष्ट दिखाई देने लगी। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड और फ्रांस के यत्नों के पश्चात 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता यानी कि म्यूनिख पैक्ट हुआ।
इस पैक्ट में क्या था? इसके अनुसार चेकोस्लोवाकिया का जर्मन बहुगिनती वाला प्रदेश यानी कि स्टैंटनलैंड जर्मन को दे दिया जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को ये यकीन दिलाया कि वह उसकी सीमाएं सुरक्षित रखी जाएंगी, उसके ऊपर ध्यान देगी। हिटलर ने भी प्रॉमिस किया कि वह चेकोस्लोवाकिया के और प्रदेशों की मांग नहीं करेगा। पर हिटलर के समझौते के प्रति बिल्कुल वफादारी नहीं दिखाई। उसने मार्च 15, 1939 को चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हाशा को बर्लिन बुलाया और उसको जो पूरा चेकोस्लोवाकिया का अधिकार है जर्मन के अधीन करने की धमकी दी। हाशा जो प्रेसिडेंट थे वो डर गए और उन्होंने जो लेटर था उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और देश का भविष्य हिटलर के हाथों में सौंप दिया। 15 अगस्त को राजधानी प्राग के ऊपर जर्मन सेना का अधिकार हुआ और इससे 2 दिनों के पश्चात सारे चेकोस्लोवाकिया को जर्मन साम्राज्य का अंग बना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशन ऑफ मैमल। अब चेकोस्लोवाकिया के पश्चात हिटलर ने बाल्टिक सागर की तरफ जर्मन का विस्तार करने का निश्चय किया। मैमल की बंदरगाह की सैनिक महत्व को समझते हुए हिटलर ने उसके ऊपर अधिकार करने की योजना बनाई। मार्च 1939 में उसने लिथुआनिया की कमजोर सरकार को मैमल प्रदेश जर्मन के हवाले करने के लिए मजबूर किया। इसके पश्चात पोलैंड को उसने पोलिश दलान को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु इंग्लैंड ने पोलैंड की जर्मन के हमले के विरुद्ध सहायता करने का भरोसा दिलाया था। नेक्स्ट पॉइंट इज रूस जर्मन समझौता, रशो जर्मन नो वॉर पैक्ट। अब मैमल की प्राप्ति के पश्चात हिटलर ने पोलैंड को जर्मनी में शामिल करने का निश्चय किया। ऐसा करने से पहले हिटलर ने जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया। उसके लिए उसने इटली के साथ मित्रता और पक्की करने के लिए मई 1939 में मुसोलिनी के साथ एक समझौता किया जिसको स्टील पैक्ट कहते हैं। स्टील पैक्ट। इसके पश्चात 24 अगस्त को हिटलर ने रूस के साथ समझौता किया और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया और दोनों देशों ने आपसी मामलों का शांतिमय ढंग से सलूशन करने का निश्चय किया। दोनों ने ऐसा फैसला किया कि दोनों के बीच में कोई भी देश किसी ऐसी जत्थेबंदी में शामिल नहीं होगा जो दूसरों के हितों के विरुद्ध होगा। ये समझौता 10 साल के लिए किया गया और समझौते के पश्चात हिटलर पोलैंड के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोलैंड के ऊपर हमला और दूसरे महायुद्ध का आरंभ। इन्वेजन्स ऑन पोलैंड एंड बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये तैयारी करने के पश्चात हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला करने के लिए सिर्फ किसी बहाने की जरूरत थी। उसने पोलैंड के ऊपर ये दोष लगाया कि वह देश के कम गिनती वाले जर्मन के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके साथ ही उसने पोलैंड से मांग की कि वह डेजिंग का इलाका जर्मनी को सौंप दे। पोलिश जो कि पूर्वी प्रशिया तक जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग बनाने के लिए भूमि प्रदान कर रहे थे, पोलैंड ने हिटलर की यह मांग स्वीकार करने से इनकार कर दी और नतीजा 1 सितंबर 1939 की सुबह को युद्ध का ऐलान किया गया और उससे जर्मन सेनाओं ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। अब इंग्लैंड और फ्रांस को हिटलर के असली इरादों का ज्ञान हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समझौते के साथ पोलैंड की जर्मन हमले के विरुद्ध रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थे। उन्होंने जर्मनी को पोलैंड से अपनी सेनाएं तुरंत हटाने के लिए कहा। जर्मनी के ऐसा न करने पर 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मन के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। इस तरह पहले महायुद्ध के 25 सालों के पश्चात यूरोप दूसरी महायुद्ध की आग में झुलसने के लिए तैयार था और ये युद्ध निस्संदेह हिटलर की साम्राज्यवादी नीति का नतीजा था। और इस युद्ध के शुरू में जर्मनी को कुछ सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु अंत में उसको पहले महायुद्ध की तरह बहुत नुकसान उठाना पड़ा और अपनी हार से निराश होकर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। सो दिस वाज द एंड ऑफ द हिटलर एज वेल एज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।